मेरे वालिद फालज की वजह से बोल नहीं सकते थे। मैं सारा दिन दफ्तर में काम करता और जब घर आता तो अक्सर उनकी आंखों में आंसू नजर आते। वो इशारों से मुझे कुछ बताने की कोशिश करते। मेरी बीवी कहती थी कि वो अब्बा की बहुत खिदमत करती है, लेकिन मुझे इस पर शक होने लगा था। एक दिन मैंने चुपके से अपनी बीवी पर नज़र रखी तो मेरा दिल दहल गया। मेरी शादी को ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि अब्बा को फालज का पहला दौरा पड़ा, जिससे उनके बोलने की सलाहियत ख़त्म हो गई। मेरी बीवी, जो कि अब्बा की सगी बांजी थी, शुरू में उनका बहुत ख्याल रखती थी। उनके खाने पीने दुआओं की पूरी जिम्मेदारी उसकी थी। मैं मुतमईन था कि बैवश को अपने मामू से बहुत प्यार है, वो उनकी हर वक्त फिक्र करती रहती है। अब्बा की तरफ से मुतमईन होकर मैंने पूरा ध्यान कारोबार में लगाना शुरू कर दिया ताकि अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकूं। लेकिन कुछ अरसे बाद मुझे महसूस हुआ कि अब्बा की आंखों में हर वक्त आंसू रहने लगे हैं। जब मैं उनके पास जाता तो वो इशारों में कुछ कहने की कोशिश करते मगर बोल नहीं पाते। शुरू में मैंने समझा कि अब्बा चुप रहने से उकसाहट महसूस कर रहे हैं, वो बोलना चाहते हैं, बस यही वजह होगी। मगर फिर मैंने नोट किया कि जब भी अब्बा कुछ कहने की कोशिश करते, महवश उसी वक्त कमरे में आ जाती। उसे देखकर अब्बा फ़ौरन चुप हो जाते और आंखें बंद कर लेते। मुझे अपनी बीवी पर शक हुआ। यकीनन वो कुछ ऐसा कर रही थी जिससे अब्बा उसके सामने कुछ कहने से डरते थे। मैंने बहाने से महवश से बात करने की कोशिश की तो वो कहने लगी, आप फिक्र ना करें, मैं उनकी पूरी खिदमत करती हूँ, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती, सारा वक्त उनके साथ ही गुजारती हूँ। आप तो जानते हैं ना कि मुझे उनकी कितनी फिक्र है। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया, मगर शक मेरे दिल से नहीं निकला। एक दिन मैंने बहाना बनाया और महवश से कहा, काफ़ी दिन हो गए, तुम्हारी अम्मी तुम्हें याद कर रही थी, अच्छा होगा आज उनसे मिल आओ। मुझे दफ्तर में ज़रूरी काम है, शाम तक वापस आ जाऊँगा, तुम अब्बा की फिक्र न करना। मेरी बात सुनकर महवश बहुत खुश हो गई। मैंने उसे रक्षा दिलवाया और उसके सामने ही दफ्तर के लिए निकल गया। मैं चाहता था कि उसे पूरा यकीन हो जाए कि मैं वाकई दफ्तर जा रहा हूँ। जैसे ही वो रक्शे में बैठकर अपनी अम्मी के घर गई, मैं फ़ौरन वापस लौट आया। मैंने अब्बा को कागज़ और कलम दिया और कहा, जो भी आप मुझे कहना चाहते हैं बराह करम इस पर लिख दीजिए। और जब अब्बा ने जो सच्चाई लिखी उसे पढ़कर मेरे होश उड़ गए। जब से मैंने होश संभाला, अपनी माँ को हमेशा आंसू बहाते, अपने वालिद को उन पर जुल्म करते और नफरत करते देखा। शुरू में मुझे समझ नहीं आती थी कि अब्बा माँ से इतनी नफरत क्यों करते हैं। माँ में कोई कमी नहीं थी, वो नहायत खूबसूरत, नेक और सादा औरत थी। अब्बा से उम्र में काफ़ी छोटी थी और बहुत दीनदार भी, लेकिन इसके बावजूद अब्बा की नफरत नाकाबिले बर्दाश्त थी। माँ को देखते ही उनके माथे पर बल पड़ जाते। उन्हें मेरी मौजूदगी से भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने हमेशा अपने वालिद के होते हुए यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजारी। मेरा बहुत दिल चाहता कि अब्बा मुझसे प्यार करें, मुझे प्यार से बुलाएं, मेरी ख्वाहिशें पूरी करें, मगर उनका रवैया इतना सरद था कि मैं उनके सामने बात करने की हिम्मत भी ना जुटा पाता। मोहब्बत तो दूर की बात, उन्हें घर में आता देखकर मेरे पाँव कांपने लगते। उनके चेहरे पर हमारे लिए सिर्फ बेरुखी होती। अलबत्ता एक एहसान उन्हें मुझ पर किया, मेरी तालीम पर दिल खोल कर खर्च किया। मैं शहर के एक अच्छे निजी स्कूल में पढ़ता था। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, वो बहुत दौलतमंद ताजर थे, कई दुकानों के मालिक, मगर माँ पर एक रुपया भी खर्च करना वो गुनाह समझते थे। जब मैं माँ से बात पूछता तो वो आंसू भरी आंखों से कहती, ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये तुम्हारा वहम है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। मैं अक्सर सोचता था कि अब्बा हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, हमसे मोहब्बत क्यों नहीं करते, हंसकर बात क्यों नहीं करते, हमारा ख्याल क्यों नहीं रखते, इतनी दौलत होने के बावजूद कभी हमें अच्छी ज़िंदगी क्यों नहीं दी। मेरी माँ अब्बा से बहुत डरती थी। जब उनके घर आने का वक्त होता तो माँ का चेहरा पीला पड़ जाता, घबराहट में घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाती। फिर भी अब्बा को कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता जिससे वो माँ पर हाथ उठा सकें या उन्हें जलील कर सकें। उनके अल्फाज इतने तल्ख होते कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे अब्बा की नफ़रत की असल वजह समझ में आने लगी। असल में मेरी फूफी ने शादी के फ़ौरन बाद अपने भाई यानी मेरे अब्बा के दिल में जहर भर दिया था। उसने कहा, तुम ना तो खूबसूरत हो ना अपनी बीवी के हम उम्र। ऐसी औरतें अपने शोहरों को धोखा दे देती हैं क्योंकि उन्हें अपने जैसा जवान और हसीन मर्द चाहिए होता है। अपनी बीवी को काबू में रखो, उस पर अपनी दाख जमाए रखो, उस पर पैसा मत उड़ाओ, वरना वो तुम्हें धोखा देकर चली जाएगी। अब्बा का रंग सांवला था मगर खदोखाल अच्छे थे। वो बदसूरत नहीं थे, लेकिन फूफी के इन जहरीले अल्फाज ने उनके दिल में ऐसा वसवसा पैदा कर दिया कि वो समझने लगे कि वो वाकई बदसूरत हैं और उनकी बीवी ने सिर्फ दौलत के लालच में शादी किया। बस इसी एहसास कमतरी ने उन्हें माँ से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि माँ उनका हर तरह से ख्याल रखती थी, प्यार से पेश आती थी, उनके एक मोहब्बत भरे लफ्ज़ की मुंतज़र रहती थी। मैंने हमेशा माँ को हसरत भरी निगाहों से अब्बा की तरफ देखते हुए पाया।
जैसे वो चाहती हूँ कि कभी तो वो प्यार के दो बोल बोलें, कभी हाल पूछें कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। वो एक औरत थी, उनकी भी ज़रूरियात थी, मगर अब्बा ने कभी उन्हें पूरा करने की कोशिश नहीं की। अम्मी अक्सर फूफी की उतारी हुई चीज़ें पहनती थीं या कभी कभार मेरी खाला उनकी कुछ ज़रूरियात पूरी कर देती थी। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत दुखता। मैं अम्मी से कहता, आप ऐसे शख्स के साथ क्यों रहती हैं, उसे छोड़ दें, हम कहीं और चले जाएंगे। तो वो मदम मुस्कुराहट के साथ कहती, बेटा कुछ बातें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। लेकिन एक दिन मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। मैं कॉलेज का तालिब इल्म था। घर आया तो हस्बे मामूल अब्बा अम्मी पर चीख रहे थे, गालियाँ दे रहे थे और इल्ज़ाम लगा रहे थे कि अम्मी का किसी गैर मर्द से ताल्लुक है। अम्मी खामोश बैठी सुन रही थी, जैसे उन्होंने हार मान ली हो। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने बैग फेंका और सख्त लहजे में अब्बा के सामने खड़ा होकर कहा, आज के बाद अगर आपने अम्मी पर हाथ उठाया, उन पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाए, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अम्मी को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा और फिर कभी वापस नहीं आऊँगा। रह लीजिए अपनी उस बहन के साथ जो हर वक्त घर में फसाद डालने आ जाती है। अब मैं अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये पहला मौका था जब मैंने अब्बा के सामने इतना सख्त रवैया अपनाया। वो एकदम खामोश हो गए। शायद उन्हें समझ आ गया था अब मैं बड़ा हो गया हूँ। वो जानते थे कि मैं उनका इकलौता सहारा हूँ बुढ़ापे में जिस पर उन्हें तकिया है। वो शायद मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे, मगर मुझसे अपना सहारा ज़रूर समझते थे। मैं अम्मी के पास बैठ गया, उन्हें दिलासा दे रहा था कि अचानक फूफी की आवाज़ आई, देख लिया भाई साहब, मैं तो कहती थी ये औरत बहुत चालाक है, कैसे बेटे को बाप के खिलाफ कर दिया, अब बाप के सामने ज़ुबान चला रहा है। वो मज़ीद बोली, भाई साहब इसे काबू में कर लें वरना हाथ से निकल जाएगा। क्या इसी दिन के लिए इस पर इतना पैसा खर्च किया था? जाने दें माँ बेटे को, जब दर दर की ठोकरी खाएंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। फूफी की बातें सुनकर मेरा गुस्सा नफरत अरूज पर पहुंच गई। अम्मी डर के मारे कांप रही थी। डर था कि अब्बा कहीं फूफी की बातों में आकर हमें घर से न निकाल दें, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब्बा चुपचाप घर से बाहर चले गए। उनकी खामोशी देखकर फूफी भी खामोश हो गई और अपनी चादर उठाकर चली गई। उसके बाद अब्बा ने अम्मी पर हाथ उठाना छोड़ दिया। ना वो इन्हें गालियाँ देते, ना उनके किरदार पर शक करते। अलबत्ता अपनी कमाई में से अब भी अम्मी पर कुछ खर्च नहीं करते थे। अम्मी अब भी अपने भाई से थोड़ा बहुत लेकर गुजारा कर रही थी, मगर मैं खुश था कि अब उन्हें रोज़ मार खाने और जिल्लत सुनने की अजियत से निजात मिल गई। फूफी ने घर आना जाना बंद नहीं किया। वो और उसके बच्चे अब भी बेझिझक आते, अब्बा की कमाई पर ऐश करते और तरह तरह की फरमाइश करते। अब्बा भी उन्हें पर अपनी मोहब्बत लुटाते। ये सब देखकर मेरा खून खौल उठता। फिर मैंने खुद को पढ़ाई में इस कदर मसरूफ़ कर लिया कि किसी बात की परवाह ही नहीं रही। अब मुझे घर में अम्मी के सिवा किसी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब्बा को कुछ समझाना या बदलने की कोशिश करना फजूल था। अम्मी हमेशा कहती थी, रेहान दिल दुखाने की बात नहीं है बेटा, सारी जायदाद आखिरकार तुम्हारी ही है। जब तुम कामयाब हो जाओगे तो सब तुम्हें ही मिलेगा। तुम बस अपने अब्बा के लिए दुआ किया करो कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। जो कुछ वो कर रहे हैं उसका हिसाब अल्लाह उन्हें खुद देगा। अम्मी कहती थी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी परवरिश की लाज रखो। कभी किसी को ये ना कहने दो कि तुमने अपनी माँ की तरबियत को शर्मिंदा किया। तुम अक्सर पूछते हो ना कि मैं तुम्हारे अब्बा से बहस क्यों नहीं करती, तो वजह यह है कि अगर मैं बहस करती या अपना हक मांगती तो वो गुस्से में मुझे इस घर से निकाल देती और तुम्हें मुझसे जुदा कर देती। मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। तुम मेरी ज़िंदगी का सब कुछ हो। मुझसे वायदा करो कि तुम कभी अपने अब्बा से झगड़ा नहीं करोगे। अम्मी की बातें मेरे दिल को छू गई और मैंने वायदा कर लिया कि फिर मैंने अपनी तालीम पर पूरा ध्यान लगा दिया। वक्त तेज़ी से गुजरता गया। मैंने MBA की डिग्री हासिल की। मेरी कामयाबी पर अम्मी के साथ अब्बा भी खुश हुए। पहली बार उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, जैसे मुझे गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे सर्द रवैये ने उन्हें रोक दिया। वो समझ गए थे कि अब मैं उनका मुहताज नहीं रहा। अब्बा चाहते थे कि मैं उनका कारोबार संभालूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, फ़िलहाल मैं किसी निजी इदारे में नौकरी करना चाहता हूँ ताकि अपनी अम्मी की तमाम ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ। मुझे तजर्बा भी हासिल करना है। मेरी बात सुनकर अब्बा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा सारी जायदाद तुम्हारी है, तुम्हारा ही हक बनता है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब संभालो ताकि बाकी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकूँ, मगर अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो अपनी मर्ज़ी से करो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं। अब्बा की बात सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब वो वाकई बुढ़ापे की नरमी इख्तियार कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ फूफी की नींदें उड़ चुकी थी। मैं समझ गया कि उसकी नज़रें हमेशा से अब्बा की जायदाद पर थीं। वो चाहती थी कि उसका भाई अपनी बीवी और बेटे से हमेशा दूर रहे और अपनी कमाई उसके बच्चों पर खर्च करे। उसे लगता था कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गई है, मगर ये उसकी भूल थी। बुढ़ापे में कोई शख्स अपनी औलाद के बगैर नहीं रह सकता, चाहे बहन कितनी ही प्यारी क्यों ना हो।
جب باپ بوڑھا ہوتا ہے تو اسے سب سے زیادہ اپنی اولاد کے سہارے اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ بہن بھائیوں کی۔ ابا کا رجحان میری طرف دیکھ کر پھوپھی کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میری نوکری لگی اس نے ایک نئی چال چلی جو میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ ایک دن ابا خوشی سے بولے، ریحان اب تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے تمہارا رشتہ اپنی بانجی مہوش سے طے کر دیا ہے۔ تم اپنی امی سے مشورہ کر کے مجھے بتا دو کہ کس تاریخ کو شادی رکھنی ہے، باقی انتظامات میں کر چکا ہوں۔ ابا کی یہ بات سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ وہ میری مرضی کے بغیر کیسے کر سکتے تھے؟ امی کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ یہ سن کر خاموش رہ گئی، مگر ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بھائی نے ساری زندگی ان کا خیال رکھا، کبھی پیسے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا۔ شاید اسی احسان کے بدلے وہ چاہتی تھیں کہ اپنی بانجی کو اپنی بہو بنائیں تاکہ زندگی سکون سے گزر جائے۔ مگر ابا نے نہ مجھ سے مشورہ کیا نہ امی سے، اور چپکے سے مہوش کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں نے غصے سے کہا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ابا؟ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کر لیا؟ مجھے آپ کی بہن کی بیٹی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی بہن کو منع کر دیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں آپ کی یہ بات کبھی نہیں مانوں گا۔ ابا کا چہرہ لال ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میں اپنی بہن سے وعدہ کر چکا ہوں، مہوش تمہاری بیوی بنے گی۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یاد رکھنا میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا، پھر چاہے تم دونوں اس گھر سے چلے جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مگر سوچ لینا، اس عمر میں تمہاری ماں کو طلاق لیتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں غصے اور دکھ میں ڈوبا بیٹھا رہ گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ انہیں کہوں، ابا آپ کی دھمکی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر امی روتی ہوئی آئیں، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگیں، بیٹا ساری زندگی میں نے اس ظالم انسان کی سختی برداشت کی، اپنے کردار پر انگلیاں اٹھتی دیکھی، مگر طلاق کا داغ نہیں سہ سکتی۔ میں جانتی ہوں تم فرما بردار بیٹے ہو، مگر میری عمر کے اس حصے میں مجھے بدنامی کا طعنہ مت دو۔ میں تم سے التجا کرتی ہوں، جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دو، مہوش سے شادی کر لو۔ میں یہ فیصلہ خدا پر چھوڑتی ہوں، وہی بہتر انصاف کرے گا۔ امی کے آنسو دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میرے لیے تو جیسے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں پھوپھی اور اس کے بچوں سے نفرت کرتا تھا، انہی کی وجہ سے میں نے کبھی سکون کی سانس نہیں لی، اور اب وہی لوگ میری زندگی میں دوبارہ شامل ہو رہے تھے۔ میں نے چپ رہ کر اس رشتے کے لیے حامی بھر دی، مگر دل میں طے کر لیا کہ مہوش سے ہر بات کا بدلہ لوں گا۔ ایک ہفتے بعد میری شادی مہوش سے ہو گئی، مگر ابھی تک اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں یعنی پھوپھی کے گھر ہی رہ رہی تھی۔ میں خوش نہیں تھا۔ میں نے اپنے ابا سے مکمل تعلق توڑ لیا۔ انہیں میری خاموشی کا احساس ہونے لگا، شاید اس لیے انہوں نے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی، مگر اس کے باوجود میرے دل کی خاموشی نہ ٹوٹی۔ میں صرف اپنی ماں کی خاطر یہ رشتہ برداشت کر رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ امی کی اچانک موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ میں دن رات رویا، انہیں یاد کرتا رہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب جب ماں نہیں رہی تو میں یہ رشتہ بھی ختم کر دوں گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ امی کی وفات کے بعد پورے خاندان نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس گھر کو سنبھالنے کے لیے بہو کا گھر آنا ضروری ہے۔ میں ایک بار پھر مجبور ہو گیا۔ مہوش کی رخصتی کر دے گی، وہ دلہن بن کر گھر آ گئی۔ اس نے اپنے انداز سے مجھے متاثر کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے اس سے مکمل فاصلہ رکھا، نہ اس سے بات کرتا نہ اس کی طرف دیکھتا۔ اگر وہ کچھ کہتی تو میں چپ رہتا۔ ابا سب دیکھ رہے تھے، مگر اب خاموش ہو چکے تھے۔ شاید وہ سمجھ چکے تھے کہ میں اندر سے بہت ٹوٹا ہوا ہوں۔ ایک دن میری خالہ نے میرا رویہ دیکھ کر مجھے اپنے گھر بلایا۔ انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹا ریحان، میں نے ساری زندگی اپنی بہن کو تڑپتے دیکھا ہے۔ اس نے اپنے شوہر یعنی تمہارے ابا کا پیار پانے کی بہت کوشش کی، دن رات خدمت کی، مگر اس ظالم نے کبھی اس کی خوبیوں کی قدر نہیں کی۔ اس نے اسے ہر خوشی سے محروم رکھا۔ میں نے دیکھا کیسے اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ زندگی سے مایوس ہو گئی۔ بیٹا، اب تم وہی سب اپنی بیوی کے ساتھ کر رہے ہو۔ تم میں اور اپنے ابا میں کیا فرق رہ گیا؟ شادی چاہے زبردستی ہوئی ہو، مگر اب وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ذمہ داری۔ خالہ کی باتیں میرے دل میں تیر کی طرح لگی۔ انہوں نے کہا، کیا پتہ تمہارے ابا کی شادی بھی زبردستی ہوئی ہو، مگر جو کچھ انہوں نے تمہاری ماں کے ساتھ کیا، کیا وہ قابل برداشت تھا؟ تمہیں یاد ہے نا تمہاری ماں کیسے روتی تھی؟ اب تم اپنی بیوی کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر کے خود ظالم بن جاؤ گے۔ میں سن ہو گیا۔ ان کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں بھی وہی کر رہا ہوں جو میرے ابا نے میری ماں کے ساتھ کیا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میں گالیاں نہیں دیتا تھا، نہ مہوش کے کردار پر شک کرتا تھا، مگر میرا سرد رویہ اس کے لیے اتنا ہی ظالمانہ تھا۔
महवश मेरे लिए संभरती, मेरे लिए खाना बनाती, मेरा ख्याल रखती, मगर मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं था। मुझे शर्मिंदगी ने घेर लिया। उस दिन जब मैं दफ्तर से वापस आया तो रास्ते से महवश के लिए फूलों का गुलदस्ता, एक खूबसूरत तोहफा खरीदा। जब मैंने उसके सामने रखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसकी वो खुशी देखकर मेरे दिल में नरमी आ गई। मैंने दिल ही दिल में इरादा किया कि आज के बाद उसके साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। उस दिन के बाद मेरा रवैया महवश के साथ बिल्कुल बदल गया। मैंने उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना शुरू किया जैसा एक शौहर को अपनी बीवी से करना चाहिए। महवश भी खुश थी, उसकी आंखों में चमक लौट आई थी। अब्बा भी मुतमईन थे। वो अक्सर मुझसे कहते, बेटा अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों का घर हमेशा आबाद रहे। मैं खामोश रहता, मगर दिल के किसी कोने में अब भी उनके लिए एक सर्दी, एक पुरानी चुभन बाकी थी। वक्त गुजरता गया। अब्बा बुढ़ापे में दाखिल हो चुके थे। मैं उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ता था। महवश भी उनका ख्याल रखती थी। वो इन्हें खाना देती, दुआएं वक्त पर याद दिलाती। मैं अक्सर सोचता था कि वाकई एक ज़िम्मेदार बहू साबित हुई है। फिर एक सुबह एक अजीब वाक़या पेश आया। मैं दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि महवश भागती हुई आई और हाँफती हुई बोली, रेहान मामा जी बिस्तर से हिल नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया। ये सुनकर मेरे हाथों से कपड़े गिर गए। मैं फ़ौरन उनके कमरे में गया। अब्बा नीम बेहोश थे। मैंने फ़ौरन इन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें फालज का शदीद दौरा पड़ा है, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए बोलने से महरूम हो गया। मैं खामोश खड़ा उन्हें देखता रहा। दिल में एक अजीब एहसास पैदा हुआ, जैसे कुदरत ने उनसे उनके अमाल का हिसाब ले रही हो। मगर फिर भी मैंने दिल में सोचा, ये वक्त बदला लेने का नहीं, खिदमत का है। मैंने उनकी देखभाल में कोई कमी न की। महवश में उनकी खिदमत करती रही। वो कहती, आखिर वो मेरे मामा हैं, उनका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। शुरू में सब ठीक लग रहा था, मगर कुछ अरसे बाद मैंने एक अजीब बात महसूस की। अब्बा की आंखों में हर वक्त नमी रहने लगी। जब भी मैं उनके पास बैठता, वो इशारों से मुझे कुछ बताने की कोशिश करते, मगर जैसे ही महवश कमरे में दाखिल होती, वो फ़ौरन चुप हो जाती, आंखें बंद कर लेती। शुरू में मैंने उनकी बात को अहमियत नहीं दी। मैंने सोचा शायद वो शर्मिंदा हैं कि अब बोल नहीं सकते या किसी अंदरूनी दुख में मुबतला हैं, मगर फिर ये बात बार बार होने लगी। मैं जब भी उनके पास जाता, वो इशारों से कुछ कहना चाहते और महवश के आते ही खामोश हो जाते। अब मेरे दिल में शक ने जगह बना ली। मुझे लगा कुछ तो ज़रूर है जो वो छुपा रही हैं। एक दिन मैंने महवश से पूछा कि तुम अब्बा का ख्याल तो रखती हो ना? वो हंसी और बोली, आप खुद देख लेना, मैं उन्हें वक्त पर दवाइयाँ देती हूँ, खाना खिलाती हूँ, उनके कपड़े बदलती हूँ। वो मेरे मामा हैं, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। आपको मुझ पर शक क्यों है? मैं खामोश रहा, मगर मेरा दिल मुतमईन नहीं था। शक और बढ़ गया। एक दिन मैंने इरादा किया कि अब सच जानकर रहूँगा। मैंने बहाने से महवश से कहा, काफ़ी दिन हो गए, तुम्हारी अम्मी तुम्हें याद कर रही थी, आज उनसे मिलाओ, मैं शाम तक दफ्तर से वापस आ जाऊंगा। वो खुशी खुशी तैयार हुई। मैंने खुद उसे रक्शे में उठाया और उसे यकीन दिलाया कि मैं सीधा दफ्तर जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही वो चली गई, मैं फ़ौरन घर लौट आया। अब्बा कमरे में खामोश लेटे थे। मैंने दरवाज़ा आहिस्ता से बंद किया, उनके पास गया और कहा, अब्बा जो बात आप कहना चाहते हैं वो इशारों से नहीं, लिख कर बताएं। ये लीजिए कलम और कापी। उनके कांपते हाथों ने कलम थामा और वो आहिस्ता आहिस्ता लिखने लगे। मैं उनके चेहरे पर पसीना देख रहा था, जैसे बरसों का बोझ उनके दिल से निकल रहा। कुछ देर बाद जब उन्होंने लिखना मुकम्मल किया, मैंने वो कागज़ उठाया और पढ़ने लगा। अल्फाज मेरे लिए जहर की तरह थे। अब्बा ने लिखा था, जब तुमने मुझे पहली बार धमकाया था, अगर मैंने तुम्हारी माँ पर हाथ उठाना ना छोड़ा तो तुम उसे लेकर घर छोड़ दोगे। तो मैंने तुम्हारे सामने उस पर हाथ उठाना बंद कर दिया, मगर जब तुम घर पर नहीं होते थे तो मैं और मेरी बहन उस पर जुल्म की इंतहा कर देते थे। हम उसे मारते और रुलाते और धमकाते। अगर उसने तुम्हें कुछ बताया तो हम उसे बदनाम करके घर से निकाल देंगे। वो बेचारी सब कुछ चुपचाप सहती रही। अब्बा के लिखे हुए अल्फाज मेरे दिल में आग की तरह उतर रहे थे। उन्होंने आगे लिखा, जब मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ अपनी भांजी को तुम्हारी बीवी बनाना चाहती हैं, तो मैंने अपनी बहन के साथ मिलकर एक साजिश रची। हमने महवश को तुम्हारी ज़िंदगी में इसलिए लाया ताकि तुम्हारी ज़िंदगी भी वैसी ही बर्बाद हो जैसे मेरी हुई थी। मैं समझता था कि तुम्हारी माँ बदचलन है, वो मुझे छोड़ देगी, इसलिए मैंने तय किया कि उसकी भांजी तुम्हारी बीवी बने, ताकि तुम भी वही अजियत जी लो जो मैंने जी ली। मेरा दिल कांपने लगा। मैंने कागज़ नीचे रखा, मगर अब्बा का हाथ कांपता हुआ फिर मेरी तरफ बढ़ा। वो चाहते थे कि मैं आखिर तक पढ़ूं। मैंने दोबारा कागज़ उठाया। लिखा था, शादी के बाद महवश का असल चेहरा मेरे सामने आया। वो अपनी माँ के साथ मिलकर तुम्हारी माँ को जलील करती थी। वो उस पर हुक्म चलाती, कहती, एक बार मुझे इस घर में कदम रखने दो, मैं बहुत जल्द तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी।
उन बातों ने तुम्हारी माँ को अंदर से तोड़ दिया। वो दुख सहते सहते मर गई। उसके मरने के बाद मेरी आंखें खुली। मुझे एहसास हुआ कि वो इतनी बुरी नहीं थी जितनी मुझे बताया गया था, मगर अब पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं रहा था। मैं आगे पढ़ता गया, मेरा जिस्म लर्ज रहा था। अब्बा ने लिखा था, जब तुम्हारी माँ मर गई तो मेरी बहन ने चालाकी से खानदान के बड़ों को बीच में डालकर महवश की रुखसती जल्दी करवा दी। उसने चाहा कि अपनी बेटी को तुम्हारी ज़िंदगी पर मुकम्मल काबज़ कर दे। शादी के बाद महविश का असल रंग मेरे सामने आ गया। मैंने सारी ज़िंदगी अपनी बीवी को बदचलन समझा, लेकिन हकीकत में मेरी अपनी बांजी यानी तुम्हारी बीवी महविश ही बदचलन निकली। वो सारा दिन गैर मर्दों से फ़ोन पर बातें करती है। मैंने उसे खुद देखा और जब समझाने की कोशिश की तो उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की। फिर अपनी माँ के साथ मिलकर उसने मुझे कोई जहर जैसी दवा पिला दी जिससे मुझे फालिज हो गया। शायद वो मुझे मारना चाहती थी मगर मैं बच गया। ये शायद खुदा का इंसाफ था। मेरी ज़ुबान सल्ब कर ली गई ताकि मैं अब कुछ बोल ना सकूं, सिर्फ अपनी गलतियों का बोझ उठाता रहूं। जहाँ तक पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अब्बा के अल्फाज रुके नहीं। उन्होंने लिखा, अब तुम्हारी बीवी मेरे साथ बहुत जुल्म करती है। जब तुम दफ्तर जाते हो तो पीछे से गैर मर्द को घर बुलाती है। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखता हूँ मगर बोल नहीं सकता। वो मुझे मारते भी हैं, कई दिन भूखा रखती है। फिर मेरी सारी दुआएं बदल दी हैं, गलत दुआएं देती है ताकि मेरी हालत बिगड़ती जाए। फिर तुम्हारे सामने मासूम बनकर तुम्हारा इत्मीनान जीतती है ताकि मौका मिलते ही तुम्हारी सारी जायदाद अपने नाम कर ले। यही मंसूबा उसकी माँ ने बनाया है। जब सब कुछ उनके कब्जे में आ जाएगा वो तुम्हें रास्ते से हटा देंगी। बेटा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत जुल्म किए, लेकिन अब मैं तुम्हें सच बताए बगैर मर नहीं सकता। तुम्हें मेरी बहन और उसकी बेटी से निजात हासिल करनी होगी। वो तुम्हारी तबाही का सामान कर रही हैं। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की, मगर अब तुम आज़ाद हो। अपना फैसला खुद करो। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं जैसे पत्थर बन गया, कागज़ मेरे हाथ से गिर गया। मैंने अब्बा की तरफ देखा, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं कुंग बैठा रहा, मेरा दिल चीख रहा था मगर आवाज़ लबों से ना निकली। आखिर मैं रो पड़ा और रोते हुए कहा, अब्बा, आपने मेरी और अम्मी की ज़िंदगी तबाह कर दी। मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकता। मैंने वो कागज़ अपने सीने से लगाया और फैसला कर लिया कि अब महविश का इंतज़ाम वही होगा जो उसने खुद अपने लिए लिख दिया है। मैंने महविश को तलाक दी। फूफो जो इस घर में रह रही थी और जो सारा मामला अपने हाथ में रखती थी, वो भी आखिरकार अब्बा के सामने बेबस नज़र आने की अदा कर गई, मगर मैंने उनके लिए कोई रहम नहीं दिखाया। सारी जायदाद के कागजात और हुकूक वापस लेकर मैंने अपना फ़ैसला कर लिया कि जो भी इस घर को बर्बाद करने वाला था उसे अब उसकी सज़ा मिलेगी। फिर मैंने अपनी मामी की बेटी आयशा से शादी कर ली और अब्बा के लिए एक मर्द नर्स का इंतज़ाम कर दिया ताकि उनके बुढ़ापे की सही तरह देखभाल हो सके। मेरी ज़िंदगी में सुकून वापस आ गया, मगर कभी कभार जब माँ की बेबसी, उसकी मौत याद आती तो आंखों में नमी आ जाती। फिर दिल शुक्र के साथ कहता कि कम अज़ कम मरने से पहले अब्बा ने मुझे सच बता दिया, वरना शायद मैं मज़ीद जुल्म सहता रह जाता। आखिरकार मुझे मेरी मेहनत का बेहतरीन इनाम मिला। आयशा जैसी खूबसूरत और नेक दिल बीवी मेरी ज़िंदगी में आ गई। इस कहानी का अखलाकी पैगाम यह है कि सच और इंसाफ चाहे देर से आए, आखिरकार जीत जाते हैं।